हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे हाउ वेब वर्क्स को एंड इस पूरे के पूरे पोर्शन को आज हम फिनिश करेंगे। अब बेसिकली इसमें बच कितना गया था हमारा, इसमें एचटीटीपी इन डिटेल हाफ रह गया है एंड पुटिंग इट ऑल टुगेदर ये वाला पोर्शन रह गया है। डीएनएस इन डिटेल कल हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड हाउ वेबसाइट्स वर्क भी हम कर चुके हैं। हाउ वेबसाइट्स वर्क की जो वीडियो लिंक है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड साथ साथ नोट्स में भी आपको मिल जाएगी, नहीं तो आप यूट्यूब चैनल पे भी जाके चेकआउट कर सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं। ट्राई हैक मी पर जाएंगे, लर्न पर हम जाएंगे। लर्न पर जाने के बाद हम लर्निंग पाथ चूज़ करेंगे प्री सिक्योरिटी एंड प्री सिक्योरिटी के अंदर हमें हाउ वेब वर्क्स एंड एचटीटीपी इन डिटेल। अब HTTP इन डिटेल का जो पार्ट 1 है वो आपको एक वीडियो मिलेगी जो कि डे 3 की रिकॉर्डिंग है, जिसमें आपका ये वाला पोर्शन हाफ हो गया था। हम लास्ट टाइम पर बात कर रहे थे टास्क 4 के बारे में। टास्क 4 थे हमारे पास HTTP स्टेटस कोड्स। अब HTTP स्टेटस कोड्स क्या होते हैं हम इसके बारे में बात करते हैं। HTTP स्टेटस कोड्स हमें इंफॉर्मेशन देते हैं आउटकम की, जो कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी है एंड सर्वर उसके बाद बता रहा है कि आखिर हुआ क्या है। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है 100 से 199 तक की जो भी रेंज होती है वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स में आते हैं। 200 से 299 की जो रेंज होती है वो सारे के सारे सक्सेस की रेंज में आते हैं। 300 से 399 वाले जितने भी कोड्स होते हैं वो रीडायरेक्शन के अंदर आते हैं। 400 से 499 वाले जितने भी कोड्स होते हैं वो क्लाइंट एरर्स होते हैं एंड 500 से 599 वाली जो रेंज के कोड्स होते हैं वो सर्वर एरर्स होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर इन सब का काम क्या है, तो अब हम इसको देखते हैं। 100 से 199 वाले पोर्शन को जब भी हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, These are sent to tell the client the first part of their request has been accepted and they should continue sending the rest of their request। इसके बाद हमें क्या बताता है, These codes are no longer very common। अब आज के टाइम में जो कोड है वो इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। ये बेसिकली क्लाइंट को ये बताते हैं कि जो भी अब तक इतना पोर्शन है वो एक्सेप्ट किया जा चुका है एंड इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो अगले पोर्शन को भेजने का। इसके बाद है 200 से 299। अब इस पोर्शन में क्या होता है, ये वाला जो रेंज है ना स्टेटस कोड्स का, ये क्या बताता है कि जो उनकी रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। देन 300 से 399 वाला पोर्शन क्या बताता है, ये बेसिकली रीडायरेक्ट करवाता है जो भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट है उसको दूसरे सोर्स पे। अब जो ये वाला दूसरा सोर्स है वो एक कम्प्लीटली नया वेब पेज हो सकता है या पूरी की पूरी नई वेबसाइट हो सकती है। इसका मैं आपको ना 301 रीडायरेक्ट का एग्जांपल बताता हूँ। अभी आप लोग ना जस्ट व्हाट्सएप पर जाओ, आप जिस लिंक से आए हो एक बार आप लिंक को देखो, वहाँ पर लिंक कौन से डोमेन नेम का है, एक बार आप मुझे जल्दी से बताओ। 301 रीडायरेक्शन मैंने इस्तेमाल कर रखा है अपनी वेबसाइट पर, उसमें एक बार आप मुझे बताओ कि उसका डोमेन नेम क्या है। क्या उसका डोमेन नेम बेटर कॉल मानव है या फिर meet.google.com है? गाइज आप जल्दी से आंसर कीजिए तभी हम आगे चलेंगे। ओके, सो यहाँ पर क्या हुआ है कि मैंने सेट कर रखा है bettercallmanav.com/live class वाले पोर्शन को कि जब भी कोई भी यूज़र इस पेज पर आएगा 301 रीडायरेक्शन की मदद से वो इस स्पेसिफिक लिंक पर आ जाएगा। कल को अगर मैं 301 रीडायरेक्ट के रूल्स को चेंज कर देता हूँ तो bettercallmanav.com/live class वाला वो उसको मेरे डिज़ायर्ड लिंक पर ले जाएगा। क्लियर है आपको? 300 से 399 रीडायरेक्शन वाला पोर्शन, यस और नो? ओके, अगर आपको इतना पोर्शन क्लियर है देन उसके बाद है 400 से 499 वाले, वो होते हैं क्लाइंट एरर्स। अब क्लाइंट एरर्स में क्या चीज़ बताता है, यूज टू इन्फॉर्म द क्लाइंट दैट देयर वॉज एन एरर विद देयर रिक्वेस्ट।
अब क्लाइंट एरर वाले जो रेंज ऑफ कोड है वो ये बताता है कि क्लाइंट की तरफ से कुछ एरर है, ठीक है। बट अगर सर्वर की तरफ से एरर हो तब कौन सी सीरीज होती है, तब होता है 500 से 599 वाले। सो इस टाइप के कुछ कोड्स हैं। एंड अब हम कुछ कॉमन स्टेटस कोड्स देखेंगे जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। देखो, हैकिंग के अंदर, बग बाउंटी के अंदर ये सारे कोड्स आपको जानने ज़रूरी हैं। ज़रूरी क्यों हैं? जब आप बबसुइट पे काम करोगे तब आपको पता चलेगा कि हेडर में बार बार ये कोड्स लिखे आ रहे हैं और हर कोड का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब यहाँ पर स्टेटस कोड 200 है तो इसका क्या मीनिंग है? ओके, जो हमारी रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। जब कोड आएगा 201 तो उसका मीनिंग होता है क्रिएटेड। जो रिसोर्स है, ठीक है, वो एक नया यूज़र हो सकता है या फिर नई ब्लॉग पोस्ट हो सकता है, वो जब क्रिएट हो गई है तब आता है 201। देन उसके बाद आता है 301। 301 क्या है? परमानेंट रीडायरेक्ट। ये वही चीज़ है जिस चीज़ का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या कहता है? दिस रीडायरेक्ट्स द क्लाइंट्स ब्राउजर टू अ न्यू वेब पेज और टेल सर्च इंजन दैट द वेब पेज हैव मूव्ड समवेयर एल्स एंड टू लुक देयर इंस्टेड। सो बेसिकली मैं बेटर कॉल मानव को गूगल मीट पर शिफ्ट कर रहा हूँ। सिमिलरली जब भी आप नोट्स को एक्सेस करते हो ना, तब भी डोमेन नेम क्या है? bettercallmano.com/100 days of hacking। बट वो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाता है किसके ऊपर? नोशन के ऊपर। तो इसको हम यहाँ पर बोलते हैं 301 परमानेंट रीडायरेक्ट। देन नेक्स्ट है 302 टेम्परेरी रीडायरेक्ट। अब टेम्परेरी रीडायरेक्ट ना सिमिलर है परमानेंट रीडायरेक्ट जैसा, बट जैसे कि नाम बताता है कि ये जो चेंज है ना वो एक टेम्परेरी चेंज है एंड इसमें जो आगे चेंजेस हो सकते हैं वो बिल्कुल हम जल्दी ही कर सकते हैं। देन उसके बाद है बैड रिक्वेस्ट, जो कि हमारा 400 होता है। अब इसमें क्या होता है कि इट टेल्स द ब्राउजर दैट समथिंग वॉज ईदर रोंग और मिसिंग इन देयर रिक्वेस्ट। अब ये वाला जो स्टेटस कोड होता है ये बेसिकली ब्राउजर को बताता है कि आखिर जो रिक्वेस्ट जनरेट करी थी ना उसमें कुछ कमी है। इट कुड समटाइम्स बी यूज्ड इफ द वेब सर्वर रिसोर्स दैट इज बीइंग रिक्वेस्टेड एक्सपेक्टेड अ सर्टेन पैरामीटर दैट द क्लाइंट डिडंट सेंड। अब बैड रिक्वेस्ट वाला कई बार तभी भी आ सकता है कि सर्वर को एक स्पेसिफिक पोर्शन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए था, वो उसको नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, कई बार आपको कोई वेबसाइट कहती है ना कि आपको ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन डालनी ज़रूरी है, और जब आप वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं डालते तब वो आगे प्रोसेस ही नहीं होती। और वहाँ पर जब इस टाइप के एरर्स आने लग जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं बैड रिक्वेस्ट। उसके बाद क्या है? 401 नोट ऑथराइज्ड। अब 401 नोट ऑथराइज्ड में क्या चीज़ है? You are not currently allowed to view the resource until you have authorized with the web application, most commonly with the username and password। अब ये वाला चीज़ ना बग को भी जन्म देती है एक। देखो, आपने IDORs का नाम सुना है? IDOR किसी ने भी? आप लोग मुझे यस नो करके बता सकते हो। ओके, देखो जिसने भी नहीं सुना मैं सिंपल वर्ड्स में पहले 401 ही समझा देता हूँ। बेसिकली आप एक ऐसे रिसोर्स को देखना चाहते हो जिसकी परमिशन आपके पास है ही नहीं। क्या मैं कह रहा हूं? आप एक ऐसे रिसोर्स को देखना चाहते हो जिसकी परमिशन आपके पास है ही नहीं, और अगर आप इसको देखने का ट्राई करोगे तब कौन सा स्टेटस कोड आ जाएगा आपके पास? 401। इसके बाद क्या है? 403। अब ये वो चीज़ कहता है कि ये ना फॉरबिडन है, आपके पास परमिशन है ही नहीं, चाहे आपने लॉगिन कर रखा है चाहे नहीं कर रखा। देन है 405 मेथड नॉट अलाउड। अब ये क्या कहता है? द रिसोर्स डजंट अलो दिस मेथड रिक्वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, you send a get request to the resource create account when it was expected a post request instead। देखो, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो बर्बसुइट होता है उसमें ना हम रिक्वेस्ट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप मुझे इतनी बात बता दीजिए कि बर्बसुइट के बारे में किसको पता है, किसको नहीं पता? यस नो करके। ओके,
देखो बर्बसूट के बारे में नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम आने वाले टाइम में, जैसे इसके बाद जब हम अभी एक वल्नरेबिलिटी सीखेंगे, उसके बाद हम सबडोमेन एन्यूमरेशन सीखेंगे। सबडोमेन एन्यूमरेशन के बाद इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो हम एक्स्ट्रा करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बर्बसूट के बारे में। अभी आप इतना समझ लो, क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक सॉफ्टवेयर आ जाता है, ठीक है, प्रॉक्सी की मदद से, हम उसको बोलते हैं बर्बसूट। ठीक है, माइट भी अभी टर्म टेक्निकल लग रही हो, आप इसको सिर्फ लेट कर लो। जैसे केमिस्ट्री में आप लोग कई बार चीज़ों को लेट करते हो, तो यहाँ पर आपको इसको भी सिर्फ लेट करना है। नेक्स्ट क्या कहता है हमारे पास, 404 पेज नोट फाउंड। अब जो पेज है वो एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे भी आपको एक बग वाली चीज़ मिल जाएगी। कई बार आप क्या करते हो, यूआरएल में कुछ चेंजेस करते हो, एंड यूआरएल में चेंजेस करने पे ना आप किसी और यूज़र के डेटा को अगर एक्सेस कर पा रहे हो तो वो दिक्कत है, वो भी एक टाइप का बग है। अभी यहाँ पे क्या है कि अगर वो रिसोर्स या पेज एग्जिस्ट नहीं करता तो वहाँ पर एरर आना चाहिए, पेज नॉट फाउंड या 404 पेज डजंट एग्जिस्ट। मैं इसका आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ bettercoolmanu.com पे। तो अगर मैं bettercoolmanu.com पे जाता हूँ तो वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रही है। बट अगर मैं यहाँ पे स्लैश लगाता हूँ एंड मैं OP लिखता हूँ एंड मैं एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, oops there is nothing here, the page you can't and check the URL or go back to the home page। जो ये चीज़ लिखी आ रही है ना, टेक्निकली ये क्या है, ये 404 एरर पेज है। ये इसको मैंने यहाँ पर इस टाइप से डिज़ाइन कर रखा है। क्लियर है? 404 में क्या होता है कि वहाँ पर रिसोर्सेज एग्जिस्ट नहीं करते, पेज नोट फाउंड। देन है 500 इंटरनल सर्विस एरर। अब इंटरनल सर्विस एरर आप इसको ऐसे मान सकते हो कि जो भी रिक्वेस्ट आपने करी है वो सर्वर को ही नहीं पता कि उसको आखिर हैंडल किस तरीके से करना है। कई बार अगर कोई अटैकर डोस करता है तब कई बार इंटरनल सर्विस एरर भी आ जाता है। टेक्निकली डोस की वजह से इंटरनल सर्विस एरर नहीं आता, और डोस की वजह से आता है 503 सर्विस अनअवेलेबल। कई बार सर्वर ओवरलोड हो गया या डाउन हो गया तब 503 आता है, एंड 500 तब आता है जब सही से जो रिक्वेस्ट है वो हैंडल नहीं हो पा रही। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको ये स्टेटस कोड्स पता होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। अब इवन 100 डेज की जर्नी में ना मैं आपसे बीच बीच में स्टेटस कोड्स पूछ लूँगा, ठीक है। जिस तरीके से आपको बचपन में याद रहते थे ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, फिर उसके अंदर भी जो अलग अलग फॉर्म्स होती थी, उसी तरीके से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इज इट क्लियर? येस और नो? ओके, सो अगर आपको इतना पोर्शन क्लियर है देन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है। What response code might you receive if you have created a new user or blog post article? अगर हमने एक नया यूज़र या ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल बनाया है तो कौन सा स्टेटस कोड इस्तेमाल होगा? क्रिएटेड 201, अ रिसोर्स हैज़ बीन क्रिएटेड, फॉर एग्जांपल अ न्यू यूज़र और अ ब्लॉग पोस्ट। सो यहाँ पर क्या आएगा? 201। What response code might you receive if you have tried to access a page that doesn't exist? अभी मैंने बेटर कॉल मानो पर करके दिखाया 404 पेज नॉट फाउंड। What response code might you receive if the web server can't access its database and the application crashes? ओके, तो मतलब वो सही से काम नहीं कर रहा, या तो सर्वर डाउन है या ओवरलोड हो चुका है, 503 सर्विस अनअवेलेबल। देन what response code you might receive if you try to edit your profile without logging in first? तो वहाँ पर आ जाएगा हमारे पास नॉट ऑथराइज्ड 401, बिकॉज रिसोर्सेज को देखने के लिए कई बार आपका लॉगिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। ये भी एक टाइप का बग है, वो बग हंटिंग के अंदर हम समझेंगे, ठीक है। टास्क 4 तक चीज़ें आपको क्लियर है? HTTP इन डिटेल है ये रूम। टास्क 4 तक क्या आपको चीज़ें क्लियर है? ओके, सो अगर आपको टास्क 4 तक चीज़ें क्लियर है देन है हमारे पास टास्क 5, देन टास्क 6 एंड देन टास्क 7। ओके, तो सारी चीज़ों को हम चेकआउट करेंगे। टास्क 5 पर हम चलते हैं। टास्क 5 है हेडर्स। Headers are additional bits of data you can send to the web server when making request.
हेडर्स क्या है, ये कुछ एडिशनल डेटा होते हैं जो कि वेब सर्वर पर जाता है जब भी हम किसी रिक्वेस्ट को जनरेट करते हैं. Although no headers are strictly required when making a HTTP request, you will find it difficult to view a website properly. देखो आज के टाइम में HTTP रिक्वेस्ट तो हम करते ही नहीं हैं, डायरेक्टली हम HTTPS रिक्वेस्ट करते हैं. तो अभी हम मेन बात करते हैं रिक्वेस्ट हेडर के बारे में. कॉमन रिक्वेस्ट हेडर्स, अब ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं हेडर्स के बारे में. पहला पोर्शन क्या है, पहला एलिमेंट है होस्ट. होस्ट क्या होता है? Some web servers host multiple websites, so by providing the host headers, you can tell it which one you require. Otherwise, you will just receive the default website for the server. इसकी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं नाम नहीं ले सकता, ठीक है, बट हम इसमें थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो सर्वर होता है ना, वो टेक्निकली एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसके ऊपर आपकी अलग अलग वेबसाइट्स या रिसोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, एक सर्वर एक कंप्यूटर ही होता है. अब एक कंप्यूटर पे क्या हो सकता है, मल्टीपल होस्ट क्रिएट करे जा सकते हैं वर्चुअली. ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है कि आप एक कंप्यूटर पे मल्टीपल वेबसाइट्स को स्टोर कर सकते हो. ठीक है, तो अब इसका ना, मैंने एक बार मैं किसी वेबसाइट को हैक कर रहा था एंड मुझे क्या चीज़ पता चली कि वो एजुकेशनल वेबसाइट एक ऐसे सर्वर पर स्टोर्ड है जहाँ पर पोर्नोग्राफिक कंटेंट चलता है. मेरा लिटरली दिमाग फट गया था कि यार उस यूआरएल में हल्का सा चेंज करने पे ही उसके होस्ट की डिटेल्स चेंज हो रही थी. अब माइट भी वो कुछ कॉन्फ़िगरेशन, वो कोई मिस कॉन्फ़िगरेशन था, बट इस टाइप की भी चीज़ें एग्जिस्ट करती है. अब ये क्या चीज़ें हैं कि ना, एक सर्वर पर अगर मल्टीपल वेबसाइट होस्ट हो रही हैं एंड जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है अगर हमें वो ना मिले तो कई बार हमें क्या है, एक डिफ़ॉल्ट वेबसाइट मिल जाएगी उस सर्वर के लिए. इज इट क्लियर? होस्ट क्या होता है? ठीक है, होस्ट के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन होता है वो होता है यूज़र एजेंट. अब यूज़र एजेंट क्या होता है? This is your browser software and version number telling the web server your browser software helps it format the website properly for your browser, and some elements of HTML, JavaScript and CSS are only available in certain browsers. यूज़र एजेंट वाला पोर्शन ना, ये बेसिकली हमारा ब्राउज़र का सॉफ्टवेयर है एंड वर्जन नंबर है. इससे क्या होता है कि वेब सर्वर को पता चलता है कि हमें चीज़ें कौन से फॉर्मेट में दिखानी है. इसका आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि ना, कई बार जो एलिमेंट्स हैं वो क्रोम ब्राउज़र में कुछ अलग तरीके से चलते हैं एंड फायरफॉक्स में कुछ अलग तरीके से चलती है. कई बार वेबसाइट की रिक्वायरमेंट ही होती है कि वो वेबसाइट चलेगी ही क्रोम पे. उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि ना, कई बार ना जो इंटरव्यू टेस्ट वाली वेबसाइट्स होती है ना, वो बोलती है कि हम सफारी पे वर्क ही नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज एप्पल ने रेस्ट्रिक्ट कर रखा है कि आप डिटेक्ट नहीं कर सकते यूज़र के एक्शंस, बट क्रोम ने उसको अलो कर रखा है. तो होता क्या है कि ये ब्राउज़र का सॉफ्टवेयर और उसका वर्जन नंबर बताता है हमारे सर्वर को और उसके हिसाब से वेबसाइट को डिस्प्ले करता है. यूज़र एजेंट के बाद है हमारे पास कंटेंट लेंथ. यहाँ पे क्या बताता है, when sending data to a web browser such as in a form, the content length tells the web server how much data to expect in the web request. This way the server can ensure it isn't missing any data. So content length basically क्या चीज़ बताता है कि वो कितने लेंथ, बेसिकली एक नंबर जनरेट होता है कि वो कितना डेटा को एक्सपेक्ट कर रहा है एक वेब रिक्वेस्ट में. देन नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक्सेप्ट एनकोडिंग. अब ये क्या बताता है, इट टेल्स द वेब सर्वर व्हाट टाइप्स ऑफ compression methods the browser supports so that the data can be made smaller for transmitting over the internet. अब ये जो एनकोडिंग वाला पोर्शन होता है ना, ये आखिर वेब सर्वर को ये बताता है कि कौन से टाइप्स के कंप्रेशन मेथड वो सपोर्ट करता है ताकि वो डेटा को छोटे से छोटे पोर्शन में सेंड करे. उसके बाद है हमारे पास कुकी. कुकी क्या होती है, डेटा सेंड टू द सर्वर टू हेल्प रिमेंबर योर इन्फॉर्मेशन. ठीक है, आपने ना बहुत बार पढ़ा होगा कि एक्सेप्ट कुकीज़ करके बहुत बार वेबसाइट्स पर आता है. वो क्यों आता है, ये कुछ ऐसा डेटा है जो कि सर्वर पर भेजा जाता है ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे बारे में स्टोर्ड रहे. ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या है कि कॉमन रिस्पॉन्स हेडर्स. जो अब तक हमने पढ़े थे वो कौन से हेडर्स थे, वो थे रिक्वेस्ट हेडर्स. रिक्वेस्ट हेडर क्या है,
जो कि हमारे क्लाइंट पे होते हैं। बट अब हम क्या बात करते हैं, रिस्पॉन्स हेडर्स। ये रिस्पॉन्स हेडर्स क्या होते हैं? दीज आर द हेडर्स दैट आर रिटर्न टू द क्लाइंट फ्रॉम द सर्वर। पहले वाले क्या थे कि पहले वाले थे कि क्लाइंट से सर्वर पे जा रहे हैं, बट अब क्या कहता है कि टू द क्लाइंट, क्लाइंट के ऊपर आ रहे हैं सर्वर की तरफ से। यहाँ पे कौन कौन से होते हैं? सेट कुकी होता है, कैश कंट्रोल होता है, कंटेंट टाइप होता है और कंटेंट एनकोडिंग होता है। सेट कुकी में क्या होता है? इंफॉर्मेशन टू स्टोर विच गेट सेंड बैक टू द वेब सर्वर ऑन ईच रिक्वेस्ट। ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि स्टोर की जाती है जब उसको हम वेब सर्वर पर भेजते हैं हर एक रिक्वेस्ट में। चिंता मत करो, मैं अभी कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। उसके बाद क्या है? कैश कंट्रोल। कैश कंट्रोल क्या चीज़ बताता है? हाउ लॉन्ग टू स्टोर द कंटेंट ऑफ द रिस्पॉन्स इन द वेब ब्राउजर्स कैश बिफोर इट रिक्वेस्ट इट अगेन। सो ये बेसिकली बताता है कि कितने टाइम तक स्टोर रहेगा, क्या चीज़ स्टोर रहेगा? कंटेंट ऑफ द रिस्पॉन्स, जो भी कंटेंट है रिस्पॉन्स, ठीक है, ब्राउज़र के कैश में ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कितने टाइम तक स्टोर रहेगी। नेक्स्ट क्या है? कंटेंट टाइप। अब ये क्या बताता है? इट टेल्स द क्लाइंट व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज बीइंग रिटर्न्ड। ये बेसिकली क्लाइंट को ये बताता है कि कौन सा डेटा आ रहा है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, फोटोज, PDFs, वीडियोज एक्सेट्रा। कंटेंट टाइप हेडर से ब्राउज़र को पता चलता है कि उसको डेटा को किस तरीके से प्रोसेस करना है। देन है कंटेंट एनकोडिंग। अब ये क्या कहता है? व्हाट मेथड हैज़ बीन यूज्ड टू कॉम्प्रेस द डेटा टू मेक इट स्मॉलर व्हेन सेंडिंग इट ओवर द इंटरनेट। एनकोडिंग की मदद से पता चलता है कि किस मेथड का इस्तेमाल किया गया है डेटा कॉम्प्रेशन में। तो माइट भी आपको लगा होगा यार ये क्या चीज़ है, मेरे को समझ नहीं आ रही, तो उसके लिए हम चलेंगे अभी गूगल पर, एंड गूगल पर हम कुछ इमेजेस को चेकआउट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बर्बसूट एंड मैं यहाँ पर जाऊँगा, इमेजेस पर हम जाएंगे, एंड इमेजेस पर जाने के बाद हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स देखते हैं, अगर हमें पिक्चर्स मिलती हैं तो। ओके, सो मैं यहाँ पर जूम करता हूँ। क्या आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स विजिबल है? एंड आपको अब यहाँ पर दिखाई देगा रिक्वेस्ट वाले पोर्शन में कि गेट रिक्वेस्ट किया गया है, उसके बाद आपको HTTP का वर्जन दिखाई देगा, उसके बाद आपको होस्ट दिखाई दे रहा है, कनेक्शन टाइप है, और उसके अलावा भी आपको कई चीज़ें दिखाई दे रही है। रेफरर है, कुकीज़ ID है, रिस्पॉन्स में आप देख सकते हो कि HTTP है, देन उसका वर्जन है, उसके बाद कंटेंट टाइप है, कैश कंट्रोल है, एक्सेस कंट्रोल है, डेट है, एक्सपायरी टाइम है, और भी डिटेल्स है। अगर आप नीचे देखोगे एक्स पावर्ड बाय करके हमें सर्वर के बारे में पता चल रहा है, ASP.NET पर चल रहा है। क्लियर है कि किस टाइप से चीज़ें दिखाई देती है। चिंता मत करो, प्रैक्टिकली हम सारी चीज़ करेंगे, पर ये चीज़ें बेसिक हैं तभी मैं इन पे ध्यान दे रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो मैं डायरेक्टली सब डोमेन इन्यूमरेशन बता सकता था, पर क्यों नहीं बता रहा? ताकि आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो, एंड मैं टेस्ट भी लूँगा ओवर द टाइम इस चीज़ का। हेडर समझ आ गया क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज हमें काम करना है इनके साथ। अब क्या कहता है यहाँ पे? व्हाट हेडर टेल्स द वेब सर्वर व्हाट ब्राउजर इज बीइंग यूज्ड। ब्राउजर हमें किससे पता चलता है? यूजर एजेंट से। ब्राउजर हमें किससे पता चलता है? यूजर एजेंट से। नेक्स्ट क्या कहता है? व्हाट हेडर टेल्स द ब्राउजर व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज बीइंग रिटर्न। कौन से टाइप का डेटा रिटर्न हो रहा है, कौन से हेडर से पता चलेगा? कंटेंट टाइप से। What header tells the web server which website is being requested? कौन सी वेबसाइट रिक्वेस्ट की जा रही है? होस्ट। ठीक है, सो ये टास्क 5 था। मैं मजाक नहीं कर रहा, आपको ये सारी की सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए। मैं इसको कॉपी करके मैं नोट्स के अंदर मेंशन कर रहा हूँ। देन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपको स्टेटस कोड्स को भी याद करना है। ठीक है, ये पोर्शन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। कॉमन रिक्वेस्ट हेडर्स, कॉमन रिस्पॉन्स हेडर्स, देन उसके बाद क्या है हमारे पास कि नोट, लर्न
HTTP स्टेटस कोड्स ऑल्सो, ठीक है। सो ये चीज़ें भी हमें याद करनी है। इसके बाद क्या है हमारे पास टास्क 6 कुकीज़। अभी ऐसे करते हैं कि अभी हम इस पोर्शन को कंप्लीट नहीं करते, आज हम इतने पोर्शन को सेव करके रखते हैं, कल हम टास्क 6 और टास्क 7 को देखेंगे। मैं उसका रीज़न बता देता हूँ क्या है। रीज़न ये है कि आप पहले ना टास्क 5 तक रिवाइज कर लो। इतना पोर्शन रिवाइज कर लोगे आप? येस और नो? देखो मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि आपका बेस क्लियर हो, बिकॉज अगर आपका बेस क्लियर है तभी आप आगे बढ़ पाओगे। एंड इसके अंदर आप देखोगे ना, जितनी थ्योरी है उतनी ही चीज़ों का इस्तेमाल प्रैक्टिकल लेवल पे भी है। ओके, सो इतनी चीज़ें क्लियर करने के बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पर अब बात करूँगा। देखो हाउ वेब वर्क्स हमारा HTTP इन डिटेल के 2 पार्ट्स रह गए हैं। एक बार हम पुटिंग इट ऑल टुगेदर को भी चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। सो पुटिंग इट ऑल टुगेदर में क्या है कि जितनी भी चीज़ें हमने सीखी हैं उसके बारे में ये उस सबको एक जगह पर ले आएगा। तो यहाँ पे क्या कहता है, फ्रॉम द प्रीवियस मॉड्यूल्स यू विल have learned that quite a lot of things go on behind the scenes when you request a web page in your browser. अब तक आपको एटलीस्ट ये चीज़ तो पता चल गई होगी कि आप जब भी वेब पेज को सर्च करते हो या रिक्वेस्ट करते हो वेब सर्वर से, तो ना पीछे बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। तो वो प्रोसेसेस कुछ किस तरीके से है। टू समराइज, व्हेन यू रिक्वेस्ट अ वेबसाइट योर कंप्यूटर नीड्स टू नो द सर्वर्स IP एड्रेस इट नीड्स टू टॉक टू। जब भी आप किसी भी वेबसाइट को रिक्वेस्ट भेजते हो तो आपके कंप्यूटर को किस चीज़ का पता होना चाहिए, सर्वर की IP एड्रेस का पता होना चाहिए। सर्वर का IP एड्रेस वो किस चीज़ से पता लगाता है, DNS से पता लगाता है। DNS की फुल फॉर्म क्या होती है आप सभी लोग अभी बताओगे? गाइस जल्दी से बता दो, DNS की फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्या कहता है, योर कंप्यूटर देन टॉक्स टू द वेब सर्वर यूजिंग अ स्पेशल सेट ऑफ कमांड्स कॉल्ड द HTTP प्रोटोकॉल। उसके बाद हमारा कंप्यूटर क्या है, वो वेब सर्वर से बात करता है कुछ स्पेशल सेट ऑफ कमांड्स की मदद से, जिनको हम क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल का अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो आप समझ सकते हो कि दे आर लाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस ओवर द इंटरनेट। The web server then returns HTML, JavaScript, CSS, images, etc., which your browser then uses correctly to display format and display the website to you. वेब सर्वर क्या रिटर्न करता है उसकी तरफ, ब्राउज़र की तरफ, HTML, JavaScript, CSS, images या जितना भी उसमें कोडिंग और रिसोर्सेज पोर्शन है वो सारा का सारा ब्राउज़र को भेज देता है। एंड ये ब्राउज़र का काम है ताकि वो आपको करेक्टली डिस्प्ले करे किसी भी वेबसाइट या वेब पेज को। क्लियर है इतना पोर्शन? अब आपको एक आइडिया पता चल गया कि चीज़ें काम किस तरीके से करती हैं, ठीक है। बिकॉज इंटरनेट चलता कैसे है, रिक्वेस्ट क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, DNS क्या होता है, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। देन टास्क 2 है अदर कंपोनेंट्स। अब ये टास्क 2 में क्या है, ये कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहा है जो कि एग्जिस्ट करते हैं। पहला तो है आपका लोड बैलेंसर्स। अब ये लोड बैलेंसर्स क्या होते हैं, देखो जब भी क्या होता है कोई वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ने लगता है तो एप्लीकेशन को क्या है, वो ज़रूरत होती है ज़्यादा पावर की, ठीक है। अब क्या होता है कि सिर्फ एक सर्वर से काम नहीं चलेगा, आपको सर्वर्स बढ़ाने पड़ेंगे। लोड बैलेंसर्स के जो मेन फीचर होते हैं उनका एक पार्ट क्या होता है कि जो भी आपके पास ट्रैफिक आ रहा है, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, जो भी आपके पास ट्रैफिक आ रहा है उसको मैनेज किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। आपको पता तो होना चाहिए ना कि यार अगर पता चले कि सारी की सारी रिक्वेस्ट एक ही सर्वर पे जा रही है तो वो डाउन हो जाएगा एंड सर्वर अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा आपका। जब भी हम किसी रिक्वेस्ट को भेजते हैं हमारे लोड बैलेंसर की मदद से, तो लोड बैलेंसर को जब वो रिक्वेस्ट मिलती है तो वो अपने हिसाब से मल्टीपल सर्वर्स को वो भेजता है, मतलब जाएगी वो एक ही सर्वर के पास, वो बेसिकली चूज़ कर सकता है कि उसको कहाँ पे वो चीज़ भेजनी है,
ठीक है। लोड बैलेंसर के पास अलग अलग एल्गोरिथम होते हैं जिसकी मदद से वो डिसाइड करता है कि कौन सा सर्वर हमारे रिक्वेस्ट के साथ डील करने में बेस्ट पॉसिबल सर्वर होगा। सो ये मेन काम है लोड बैलेंसर्स का। अब यहाँ पर एक टर्म वो बताता है हेल्थ चेक। हेल्थ चेक क्या होता है? लोड balancers also perform periodic checks with each server to ensure they are running correctly. This is called a health check. बेसिकली जो लोड बैलेंसर है वो ओवर द टाइम पीरियोडिक चेक करता है, वो बार बार चेक करता है कि सर्वर सही से चल रहे हैं, एंड इसको वो बोलते हैं हेल्थ चेक। अगर एक सर्वर सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है या फिर वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, उसकी तरफ ट्रैफिक भेजना बंद कर देगा जब तक वो सही से काम नहीं करता। लोड बैलेंसर्स कंपोनेंट आपको क्लियर हुआ? यस और नो? इसके बाद क्या चीज़ है हमारे पास? CDN, जिसको हम बोलते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, देन डेटाबेस, और नेक्स्ट है हमारे पास फायरवॉल। फायरवॉल को हम WAF भी बोलते हैं, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। CDN क्या चीज़ है? A CDN can be excellent resource for cutting down traffic to a busy website. यहाँ पे क्या है कि ये एक एक्सीलेंट रिसोर्स है जो कि क्या कर सकता है, ट्रैफिक को कम कर सकता है बहुत ज़्यादा बिजी वेबसाइट पे। It allows you to host static files from your website such as JavaScript, CSS, images, videos and host them across thousands of servers all over the world. ये क्या कहता है कि ना जो भी हमारी स्टैटिक फाइल्स है हमारी वेबसाइट की, वो क्या हो सकती हैं, CSS, फोटोज़, वीडियोज़ या जितना भी पोर्शन है वो उसको अलग अलग सर्वर्स पर होस्ट करवा सकता है। ठीक है। When a user requests one of the hosted files, the CDN works out where the nearest server is physically located and sends the request there instead of potentially the other side of the world. अब क्या कहता है कि जब भी एक यूज़र रिक्वेस्ट करता है ना होस्टेड फाइल्स को, तो CDN क्या करता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क करता क्या है, ये उस लोकेशन के सबसे पास वाले सर्वर को ढूंढता है एंड उसकी तरफ वो रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, ताकि उसको पूरा का पूरा इंटरनेट ट्रैवल ना करना पड़े। मैं एक बहुत सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। आप लोगों ने कभी VPN का इस्तेमाल किया है? VPN और CDN अलग होती है, पर आपको ना एक आइडिया मिल जाएगा मैं क्या चीज़ कहना चाह रहा हूँ। यस और नो करके बताना। ओके, तो आपको ना एक चीज़ पता होगी कि जिस कंट्री में आप रहते हो और आपने लोकेशन अगर उसी कंट्री के सर्वर की इस्तेमाल कर रखी है तब आपका VPN बहुत तेज चलता है। बट जब आप रहते इंडिया में हो और किसी और कंट्री का सर्वर यूज़ करते हो तब VPN की स्पीड भी स्लो हो जाती है। सिमिलरली आपको मैं नेटफ्लिक्स का भी एग्जांपल देता हूँ। नेटफ्लिक्स क्या करती है, नेटफ्लिक्स ने ना कंट्री वाइज सर्वर्स भी बना रखे हैं। ठीक है, जो USA के सर्वर्स हैं वो वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, जो इंडियन सर्वर्स हैं या कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो उनको इंडिया में जल्दी चाहिए, जब भी एक इंडियन यूज़र क्लिक करे तो उसको पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी मिल जाए, तो वो सारी की सारी चीज़ कहाँ पर स्टोर होगी, वो नियरेस्ट सर्वर पर स्टोर होगी। अगर नेटफ्लिक्स ने इंडिया में एक सर्वर लगा रखा है तो उसका CDN क्या करेगा, इंडियन यूज़र को जो भी रिक्वेस्ट वो पास आउट करेगा वो करेगा इंडिया वाले सर्वर्स के थ्रू। वो क्यों भेजेगा रिक्वेस्ट को US से जब उसमें टाइम ज़्यादा लगना है? तो क्लियर है आपको? यस और नो? देखो CDNs के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। उसके बाद है डेटाबेसेस। डेटाबेस क्या होते हैं? देखो जितनी भी आप इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो ना वो सारी की सारी क्या है, वो डेटा है। ठीक है, आपका डेटा कुछ भी हो सकता है, वो प्लेन टेक्स्ट फाइल से लेके वो मल्टीपल चीज़ें हो सकती है, वो फोटोज़, वीडियोज़। आज के टाइम में हर चीज़ क्या है, एक तरीके का डेटा है। अब यहाँ पे क्या कहता है कि ना कुछ डेटाबेसेस होते हैं, आपका MySQL हो गया, MongoDB हो गया, GraphQL हो गया, Postgres हो गया, ये अलग अलग क्या हैं, डेटाबेसेस के टाइप है एंड हर टाइप के अपने अपने फीचर्स होते हैं। तो डेटाबेस आपको पता होना चाहिए कि डेटाबेस के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो टेबल में स्टोर होती है और वो इंटरलिंक्ड होते हैं एक दूसरे से, जिसको हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। तो डेटाबेसेस क्या होते हैं ये आपको ऑलरेडी पता ही होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे जो कि है हमारे पास वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। अब ये WAF क्या होता है,
ये हमारे वेब रिक्वेस्ट और वेब सर्वर के बीच में आता है। इसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है कि ये वेब सर्वर को बचाएगा। किस चीज़ से बचाएगा? हैकिंग से बचाएगा, या कोई डीओएस अटैक होगा उससे बचाएगा। ये करता क्या है, इसका आखिर काम क्या होता है? इट एनालाइजेज द वेब रिक्वेस्ट फॉर कॉमन अटैक टेक्निक्स। इसके पास क्या है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी होती है कि कॉमन तरीके से अटैक्स किस तरीके से हो सकते हैं, तो ये उनको ब्लॉक भी करता है। वेदर द रिक्वेस्ट इज फ्रॉम अ रियल ब्राउजर रेदर देन अ बोट। अगर आपको डोस अटैक पता हो, डिनाइल ऑफ सर्विस में क्या होता है कि ना बोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर एक ही वेबसाइट पे मान के चलो कि वेबसाइट की कैपेसिटी है कि वो सिर्फ 100 लोगों को ही सर्व कर सकती है, और आपने उस पर एक साथ 10,000 लोग भेज दिए। अब जरूरी थोड़ी ना कि वो 10,000 लोग रियल यूजर्स ही हो, आप उस पर बोट्स भेज दो तो वेबसाइट तो डाउन हो जाएगी। It also checks if an excessive amount of web requests are being sent by utilizing something called rate limiting, which will only allow certain amount of requests from an IP address per second. If a request is deemed a potential attack, it will be dropped and never sent to the server. अगर हमारे फायरवॉल को लगता है कि कोई यहाँ पर एक पोटेंशियल अटैक है किसी एक आईपी एड्रेस के थ्रू, तो वो क्या करती है, वो उस आईपी एड्रेस को ही ब्लॉक कर देती है। इज इट क्लियर? येस और नो? देखो फायरवॉल क्या होती है कि भी एक बहुत कॉमन टर्म है। ओके, सो यहाँ पे क्या कहता है, व्हाट कैन बी यूज्ड टू होस्ट स्टैटिक फाइल्स एंड स्पीड अप क्लाइंट विजिट्स टू अ वेबसाइट? सीडीएन, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। व्हाट डज अ लोड बैलेंसर परफॉर्म टू मेक श्योर अ होस्ट इज स्टिल अलाइव? हेल्थ चेक करता है, पीरियोडिकली वो चेक करता है ना कि सर्वर सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। देन नेक्स्ट क्या कहता है, व्हाट कैन बी यूज टू हेल्प अगेंस्ट द हैकिंग ऑफ अ वेबसाइट? हैकिंग से बचाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? फायरवॉल का। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, WAF। टास्क 2 आपको क्लियर है? यस और नो? तान्या, कृष्णा, आस्था, जतिन, अश्विन, सनी, जितने भी लोग हैं यहाँ पर। ओके, सो इसके बाद है हाउ वेब सर्वर्स वर्क, एंड उसके बाद है एक छोटा सा क्विज। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। टास्क 3 कि आखिर वेब सर्वर्स काम कैसे करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि एक वेब सर्वर होता क्या है। ठीक है, देखो टेक्निकली जो सर्वर होता है ना, वो एक तरीके का ऐसा कंप्यूटर है जो कि कंपनी के पास एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कंपनीज क्या करती हैं, उनको 24 घंटे उस सर्वर को इंटरनेट से कनेक्ट रखती हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होती है। ठीक है, ताकि वो सर्वर ऑन रहे 24 घंटे, उसकी मेंटेनेंस की जाती है। थोड़ा सा अब हम इनके डेफिनेशन पढ़ते हैं। What is a web server? A web server is a software that listens for incoming connections and then utilizes the HTTP protocol to deliver web content to its clients. अब इन्होंने एक टेक्निकल डेफिनेशन दी है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इनकमिंग कनेक्शंस को सुनता है एंड यूटिलाइज करता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स का, ताकि वो क्लाइंट को वो चीज़ दे पाए जो वो मांग रहे हैं। मोस्ट कॉमन वेब सर्वर सॉफ्टवेयर यू विल कम अक्रॉस इज Nginx, अपाचे, Node.js। ये क्या है, ये ना कुछ सर्वर सॉफ्टवेयर के नाम हैं जो आपको आज के टाइम में मिल जाएंगे। आप अपाचे, Nginx, Node.js इस टाइप के सर्वर्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर हम चेक करते हैं। क्या मुझे बता सकते हो रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स की तरफ से कि ये कौन से सर्वर का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या कोई इंफॉर्मेशन दी गई है? देख लो, आराम से चेक कर लो। रिस्पॉन्स के अंदर आपको मिलेगा, एक तो आपको दिख रहा होगा सर्वर माइक्रोसॉफ्ट, देन IIS 7.5, एंड जो एक्स पावर्ड बाय है वो आपका .NET है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप चेक करोगे ना ट्राई हैक मी पे, तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट वाला भी लिस्टेड है यहाँ पर Nginx के बाद। अब वेब सर्वर delivers files from what's called its root directory, which is defined
which is defined in the software settings. For example, Nginx and Apache share the same default location. Then यहाँ पर लोकेशन दी गई है जो कि Linux ऑपरेटिंग सिस्टम्स में होती है. देन IIS जो इस्तेमाल करती है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू रिक्वेस्टेड द फाइल, देन यहाँ पर एक फ़ाइल की लोकेशन दी गई है. इट वुड सेंड द फाइल टू दिस फ्रॉम इट्स लोकल हार्ड ड्राइव. मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी, टेक्निकली सर्वर क्या है, वो कंप्यूटर ही होते हैं एंड कोई ना कोई तो उनके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम तो होगा ही. अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आपको किसी सर्वर का टाइप पता चल जाता है तो आपको उससे रिलेटेड एक्सप्लॉइट्स भी तो पता चल जाएंगे. आप मान के चलो कि अगर कोई सर्वर विंडोज़ पर चल रहा है, किसी कंपनी का सर्वर विंडोज़ पर चल रहा है, उस कंपनी ने सर्वर को ओवर द टाइम अपडेट ही नहीं किया था. अपडेट नहीं किया तो सर्वर आउटडेटेड है, सर्वर पुराना है. अगर सर्वर पुराना है तो आज से पहले कभी ना कभी तो उसका एक्सप्लॉइट लिखा गया होगा. अगर आपको एक्सप्लॉइट नहीं पता तो आप इतना समझ सकते हो कि ना मैलिशियस पेलोड है या फिर मैलिशियस कोड है जिसकी मदद से आप हैक कर सकते हो किसी भी रिसोर्स को. तो विंडोज़ को हैक करना ईजी होता है, ठीक है. तो अगर हैकर को पता चल गया कि विंडोज़ पे है चीज़ तो वो तो डायरेक्टली विंडोज़ का पेलोड लगाएगा एंड उसको हैक करने का ट्राई करेगा. अगर उसको पता चल गया कि लाइनक्स ओएस है तो वो फिर लाइनक्स के हिसाब से चीज़ों को ट्राई आउट करेगा. अब आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि हमें ये चीज़ें पता होनी क्यों ज़रूरी है. बिकॉज हैकर्स को जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी उतना ज़्यादा हैकर्स के लिए फ़ायदेमंद है जब वो उसको अटैक करेंगे. इज़ इट क्लियर? येस और नो? अगर आपको इतना क्लियर है तब मैं वर्चुअल होस्ट, स्टैटिक वर्सेस डायनामिक कंटेंट इसके बारे में बात करूँगा. ओके, अगर आपको इतना पोर्शन क्लियर है देन क्या है हमारे पास वर्चुअल होस्ट. अब क्या कहता है कि वेब सर्वर्स पे ना मल्टीपल वेबसाइट्स को होस्ट किया जा सकता है जिनके अलग अलग डोमेन नेम हैं. इस चीज़ को अचीव करने के लिए वर्चुअल होस्ट का इस्तेमाल किया जाता है. मैं ना आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ. कई बार हैकर्स क्या करते हैं, जब वो किसी एक वेबसाइट को हैक करते हैं ना, एक के साथ साथ जब वो पूरे सर्वर का एक्सेस ले लेते हैं तो वो सिर्फ एक वेबसाइट को हैक नहीं कर रहे, वो मल्टीपल वेबसाइट्स को हैक कर देते हैं. चीज़ समझ आ रही है? मान के चलो कि अभी ना जतिन ने एक वेबसाइट बना रखी है myselfjatin.com एंड myselfjatin.com के ऊपर और भी वेबसाइट्स हैं जिसमें क्या है कि myselfsunny.com, myselftanya.com, myselfkrishna.com. मैंने क्या किया, मैंने myselfjatin.com को हैक किया एंड मैंने उसके अंदर क्या किया, कोई ट्रोजन लगा दिया एंड मेरे पास सर्वर का एक्सेस आ चुका है. उसके बाद क्या होगा कि मैं myselfsunny.com, myselftanya.com, myselfkrishna.com वो भी ऑटोमेटिकली हैक्ड हो जाएंगी. मतलब एक तीर से आप कई बार कई सारे निशाने लगा सकते हो. तो वर्चुअल होस्ट में क्या कहता है, द वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चेक्स द होस्ट नेम बीइंग रिक्वेस्टेड फ्रॉम द HTTP headers and matches that against its virtual host. If it finds a match, the correct website will be provided. If no match is found, the default website will be provided. बेसिकली वर्चुअल होस्ट की जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि टेक्स्ट बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में होती हैं, अगर वो हेडर से मैच हो जाती है तो वो उसकी रिक्वेस्टेड वेबसाइट को भेज देगा. अगर वो मैच नहीं होगी तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो जिस वेबसाइट को मांग रहा है वो उस वेबसाइट को भेज देगा. वर्चुअल होस्ट की खुद की एक रूट डायरेक्टरी हो सकती है जो कि अलग अलग लोकेशन पर मैप होती है किसी हार्ड ड्राइव में. यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि 1.com/where/www और उस पर स्टोर्ड है. देन 2.com किस तरीके से मैप है /where/www/website2 पे. पहले क्या था, www के बाद /website1, दूसरे पे क्या है /website2. There is no limit to the number of different websites you can host on a web server. बेसिकली आपको पावरफुल करना है सर्वर को, आपको उसकी पावर बढ़ानी है एंड आप उसके ऊपर कितने भी वेबसाइट स्टोर करो, कितने भी वर्चुअल होस्ट बनाओ, कोई लिमिटेशन ही नहीं है. इतना पोर्शन आपको क्लियर है? येस और नो? ओके, अगर आपको इतना पोर्शन क्लियर है देन क्या कहता है, स्टैटिक वर्सेस डायनामिक कंटेंट. देन अब स्टैटिक कंटेंट क्या होता है, जैसे कि नाम बताता है कि इसमें चेंजेस होते ही नहीं. फॉर एग्जांपल पिक्चर स्टाइलिंग जो कि CSS से होती है, जावास्क्रिप्ट हो गया. अब ये क्या है,
ये ऐसा कंटेंट है जिसमें ना आपको चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ भी सकती है या नहीं भी पड़ सकती है, डिपेंडिंग ऑन वेबसाइट। एक बार आगे देखते हैं। बट कैन ऑल्सो इंक्लूड HTML दैट नेवर चेंजेस। इसमें कुछ ऐसा HTML एनकोडिंग भी हो सकती है, HTML के कोड्स हो सकते हैं जिनको चेंज करने की ज़रूरत ही ना पड़े। Furthermore, these are the files that are directly served from the web server with no changes made to them. ये क्या करते हैं, ये कुछ ऐसी फाइल्स है जिसमें कोई चेंज की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये तो नहीं, अभी मैं गया bettercallmanav.com पे। क्या ये वेबसाइट स्टैटिक है या डायनामिक है? जो ये वाला पेज है, क्या ये स्टैटिक है या डायनामिक है? ओके, सो तान्या लिख रही है डायनामिक, दीपांशु लिख रहा है डायनामिक, शाश्वत। ओके, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर मैं क्या करूँ, मैं इसमें एक ऐसी फंक्शनैलिटी डाल दूँ जिसमें ना मैं बार बार, जैसे यूज़र आता है, यूज़र जिस टाइप की ब्लॉग पोस्ट देखता है उसके हिसाब से वो ब्लॉग पोस्ट एंड बाकी चीज़ें कस्टमाइज होए, कंटेंट डायनामिक होए, तो पेजेस जनरली डायनामिक हो जाते हैं। बट अगर मैंने एक पेज बना दिया एंड पेज हर बार ओपन होने पर वैसा ही दिखता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो चीज़ सबके लिए सेम है, तब वो चीज़ें क्या हो जाती है, वो स्टैटिक हो जाती हैं। डायनामिक कंटेंट ऑन द अदर हैंड इज द कंटेंट दैट कुड चेंज विद द डिफरेंट रिक्वेस्ट। यही बात कही मैंने कि डायनामिक कंटेंट क्या है, वो चेंज होता है रिक्वेस्ट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अ ब्लॉग, अब जो ब्लॉग का होम पेज है वो यूज़र के हिसाब से अलग अलग तरीके से दिखाएगा। जो चीज़ मैं पसंद करता हूँ वो मुझे मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से दिखाएगा, जो चीज़ आप पसंद करते हो वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से दिखाएगा। और जब भी कोई नई एंट्री क्रिएट होगी तो होम पेज अपडेट हो जाएगा। ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना, अपडेशन हो रही है, ये डायनामिक कंटेंट की तरफ रेफर करता है। स्टैटिक कंटेंट में क्या है कि जैसा पेज है वैसा का वैसा ही रहेगा। These changes to what you end up seeing are done what is called the backend। ठीक है, ये जितने भी चेंजेस होते हैं ये कहाँ पर होते हैं, किसी भी वेबसाइट के बैकएंड पर होते हैं। बैकएंड आप इतना समझ सकते हो कि ये बिहाइंड द सीन्स वाली चीज़ है जो कि यूज़र को दिखाई नहीं देती पर सर्वर को ज़रूर पता होती है। एंड फ्रंट एंड क्या होता है, जो हमारा वेब ब्राउज़र है, जो वेबसाइट हम अपनी आंखों के आगे देखते हैं, वो होता है हमारा फ्रंट एंड। इसके बाद है स्क्रिप्टिंग एंड बैकएंड लैंग्वेजेस। स्क्रिप्टिंग और बैकएंड लैंग्वेजेस आखिर क्या होती हैं, इसको हम देखते हैं। देखो, बैकएंड लैंग्वेज की जब भी हम बात करते हैं ना, आपने इसका नाम सुना होगा, PHP, पाइथन, Node.js, पर्ल, रूबी। इसके अलावा बहुत सारे लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं, इनका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है। ये बेसिकली किसी भी वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाती हैं यूज़र के हिसाब से। इनमें क्या है कि इनकी मदद से हम डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सटर्नल सर्विसेज को कॉल कर सकते हैं, अलग अलग प्रोसेसेस कर सकते हैं जो भी हम डेटा यूज़र से लेते हैं, एंड बहुत सारे काम हो सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल दिया है PHP कोड का, अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको एक बात जाननी है कि क्लाइंट को कभी PHP कोड नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वो कोड बैकएंड पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बट मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर PHP के कोड में कुछ दिक्कत है ना, तो उससे भी वेबसाइट हैक हो सकती है। तो यहाँ पर देखते हैं, व्हाट डज वेब सर्वर सॉफ्टवेयर यूज टू होस्ट मल्टीपल साइट। कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से मल्टीपल वेबसाइट्स को होस्ट किया जाता है? कौन सा है, आप लोग बताएंगे जल्दी। स्क्रीन पर आंसर विजिबल है। तान्या, कृष्णा, आस्था, जतिन, वर्चुअल होस्ट, बिल्कुल सही। देन नेक्स्ट क्या कहता है, व्हाट इज द नेम फॉर द टाइप ऑफ कंटेंट दैट कैन चेंज। ठीक है, कौन सा कंटेंट चेंज हो सकता है, स्टैटिक या डायनामिक? जल्दी से बताइए, कौन सा कंटेंट चेंज हो सकता है? डायनामिक कंटेंट चेंज हो सकता है। डज द क्लाइंट सी द बैकएंड कोड। क्या क्लाइंट को बैकएंड कोड दिखता है? येस और नो, ये और नहीं? नहीं दिखता, नो। ओके, देन टास्क 4 क्या है? टास्क 4 एक क्विज है। देन यहाँ पर हम व्यू साइट करते हैं। ओके, सो ये क्विज क्या कहता है कि हम सबसे पहले, ओके, इट्स लाइक अ मैच देम। ठीक है, हमें कंटेंट दे रखा है एंड हमें प्रॉपर बताना है कि सबसे पहले क्या होगा। तो इसको आप लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा।
ठीक है, आप जैसे कहोगे मैं उस हिसाब से चीज़ों को लिखता जाऊंगा, आप सही करो गलत करो कोई दिक्कत नहीं है, एट द एंड हमें उसका फ्लैग मिल जाएगा। तो सबसे पहला क्या होगा, रिक्वेस्ट tryhackme.com इन योर ब्राउज़र, ठीक है। इसके बाद क्या चीज़ होगी आप देख सकते हो, मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट हो गया, रिक्वेस्ट के बाद क्या होगा, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, आप गलत बोल दोगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तान्या ने लिखा है लोकल कैश, तो मैं यहाँ पर, ये भी हमारा करेक्ट है। देन उसके बाद कौन सा पोर्शन आएगा, हमने रिक्वेस्ट कर दिया tryhackme.com को हमारे वेब ब्राउज़र से, उसके बाद हम लोकल कैश में चेक कर रहे हैं, उसके बाद क्या होगा, ओके देन चेक योर रिकर्सिव डीएनएस, ठीक है, ये लो मैंने रिकर्सिव भी कर दिया, ये भी हमारा करेक्ट है। इसका मतलब आप लोगों को कंटेंट समझ आ रहा है, तभी तो जो चीज़ आप बोल रहे हो वो सही है। रिकर्सिव के बाद क्या होना चाहिए, गाइस आप देख सकते हो सारी चीज़ें आपके सामने ही हैं, आपको जो भी डाउट है मैं क्लियर कर दूंगा, कोई गलती हो गई तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तान्या कह रही है 4th 1 2 3 4 ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर, ये बोल रहे हो आप लोग। ऑथोरिटेटिव इतनी जल्दी कहाँ से आ गया, चलो आप बोलते हो तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, गलत है ये, ठीक है, गलत है तो इसको अभी हम वापस रखते हैं। आप देखो आप लोग, इजी है, आप लोग ट्राई आउट करो। ओके, सो क्वेरी रूट सर्वर, तो इसको मैं लगा देता हूँ, ये करेक्ट है। देखो मैंने आपको बताया था कि जो डीएनएस वाला पोर्शन होता है वो सबसे पहले लोकल कैश में देखता है, उसके बाद रिकर्सिव डीएनएस सर्वर में देखता है, ठीक है। इसके बाद क्या करता है, अगर वहाँ पे भी नहीं मिला तो क्वेरी रूट सर्वर में चेक करता है, ठीक है, जहाँ पर हमारे TLDs होते हैं, टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं। ओके, इसके बाद क्या है, आप लोग जल्दी से बताइए। ओके, तान्या लिख रही है लास्ट, आयुष लिख रहे हैं 3rd, सनी लिख रहे हैं 7 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे करते हैं हम 7 वाले ही ब्लॉक को डालते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर एडवाइजेस द आईपी एड्रेस फॉर द वेबसाइट, रूट सर्वर के बाद हम ऑथोरिटेटिव सर्वर को ढूंढेंगे, ऑथोरिटेटिव सर्वर को हम नेम सर्वर भी बोलते हैं, नेम सर्वर जहाँ पर हो वहाँ से हमें किसी भी वेबसाइट के आईपी एड्रेस के बारे में पता चलता है। देन आईपी एड्रेस के बारे में पता चल गया, उसके बाद क्या होगा, ओके, सनी कह रहे हैं 6, साकी कह रहे हैं 3, देखते हैं एक बार 1 2 3। वेब सर्वर रिसीव्स द गेट रिक्वेस्ट एंड 6th क्या है वो हम देखते हैं, वेब एप्लीकेशन टॉक्स टू डेटाबेस, तो यहाँ पर लोग, ओके जाकिर ने 4 का है रिक्वेस्ट पासेस थ्रू, रिक्वेस्ट पासेस थ्रू वेब एप्लीकेशन। ओके, तो पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं 3rd वाले को टेस्ट करूँगा, ये हमारा गलत है, तो अब आप लोग बताएंगे कि नहीं ये तो नहीं है, तो और कौन सा हो सकता है। जाकिर ने 4th बोला था, तो लोगों मैंने 4th कर दिया, 4th में ये हमारा करेक्ट है। यहाँ पे क्या कहता है कि आईपी एड्रेस पता लगने के बाद जो हमारी रिक्वेस्ट है वो कहाँ से पास होती है, वो फायरवॉल से पास होगी। ओके, फायरवॉल से पास होने के बाद क्या होगा, गाइस एक बार दोबारा बताइए, फायरवॉल से पास होने के बाद क्या होगा। सनी कह रहे हैं 4, जाकी कह रहे हैं 3, चेकआउट करते हैं। सो
फोर्थ है वेब एप्लीकेशन टॉक्स टू डेटाबेस एंड रिक्वेस्ट पासिस थ्रू लोड बैलेंसर। तो मैं लोड बैलेंसर की तरफ जाता हूँ एंड लोड बैलेंसर वाला हमारा करेक्ट है। देखो फायरवॉल से पास होने के बाद वो चीज़ लोड बैलेंसर में जाएगी ना, वो फिर चेक करेगा कि उसके अगर और सर्वर्स है वो उसके हिसाब से आगे रिक्वेस्ट को पास ऑन करेगा। अब लोड बैलेंसर पे जाने के बाद क्या होगा, अब आप लोग बताएंगे। ऑलमोस्ट हमारा हो ही चुका है गाइस, जल्दी से बताइए। ओके जाकी कह रहे हैं 2, तान्या कह रही है 3, सनी कह रहे हैं 3, तो 1 2 3 वेब एप्लीकेशन टॉक्स टू डेटाबेस। चलो मैं इसको लगाता हूँ, ये गलत है। डायरेक्टली वेब एप्लीकेशन डेटाबेस से तो बात करेगा नहीं। अब आपके पास ये 3 ऑप्शन है, आराम से देखिए, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ओके जाकी और जतिन कह रहे हैं 2, तान्या कह रहे हैं 3। तो मैं अभी पहले 2 को लगा के दिखाता हूँ, ये करेक्ट है। क्या कहता है कि लोड बैलेंसर से जब हमारी रिक्वेस्ट पास हो जाती है उसके बाद हमारे वेब सर्वर को पोर्ट के स्पेसिफिक जो भी आपका 80 है या 443 है उसके हिसाब से आप कनेक्ट करते हो। अब इसके बाद क्या होगा, वेब सर्वर कनेक्ट तो हो गया, उसके बाद बस हमारी 3 चीज़ें बची हैं। ओके देन सभी लोग लिख रहे हैं सेकंड वेब सर्वर रिसीव्स द गेट रिक्वेस्ट। क्लिक करते हैं, वेब सर्वर से अगर वो कनेक्ट हो गया पोर्ट की मदद से तो वेब सर्वर को क्या मिल जाएगी, गेट रिक्वेस्ट मिल जाएगी। इसके बाद क्या होगा, जो वेब एप्लीकेशन है वो डेटाबेस से बात करेगी एंड जो हमारा ब्राउज़र है वो हमें HTML के हिसाब से कंटेंट दिखा देगा। अभी मुझे मेरी स्क्रीन पर एक पॉपअप दिखाई दे रहा है, माइट भी आपको दिखाई ना दे। पॉपअप क्या है, यू गोट द ऑर्डर। तो मैं इसको ओके करता हूँ एंड इसको मैंने यहाँ पर अगर पेस्ट कर दिया तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। एक बार हम इसको व्यू करते हैं ताकि आपको ना पूरी की पूरी चीज़ समझ आ जाए। सबसे पहला स्टेज क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम tryhackme.com पर .com को अपने ब्राउज़र से एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। ये चीज़ चेक होती है कि हमारे लोकल कैश में एग्जिस्ट करता है, हाँ या ना। नहीं करता तो रिकर्सिव पे चेक होएगी, करता है या नहीं करता। अगर नहीं करता तो वो और आगे जाएगी रूट सर्वर्स पे। रूट सर्वर हमें बताएगा कि इसका ऑथोरिटेटिव सर्वर कौन सा है, और ऑथोरिटेटिव सर्वर पर हमें उसका आईपी एड्रेस मिल जाएगा। आईपी एड्रेस मिलने के बाद वो चीज़ पास ऑन होगी फायरवॉल से, ठीक है, कि वो उसको अलो करता है या अलो नहीं करता। अगर वो उसको अलो करता है तो चीज़ जाएगी लोड बैलेंसर पे। लोड बैलेंसर के बाद वो उसको कनेक्शन करने देगा वेब सर्वर से। आप पोर्ट नंबर हो सकता है उसका 80 या फिर 443। अब वेब सर्वर पे कनेक्ट होने के बाद जो वेब सर्वर है उसको गेट रिक्वेस्ट मिल जाएगी। गेट रिक्वेस्ट मिलने के बाद वेब एप्लीकेशन डेटाबेस से बात करेगी एंड उसके बाद वो सारी की सारी चीज़ वो क्लाइंट के पास भेज देगी एंड क्लाइंट को जो कोड मिलेगा वो उसको रेंडर करके दिखा देगा एज अ व्यूएबल वेबसाइट। देखो माइट भी आपको लगा हो कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, पर मैं आपको बता देता हूँ अभी तो ये चीज़ बेसिक है, ठीक है। आपको टाइम लगेगा इस चीज़ को करने में। हैकिंग एक बहुत लंबी जर्नी है जिसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, क्रिप्टोग्राफी और भी कई सारी स्किल्स आनी चाहिए, तो ये उसका पार्ट था, ठीक है। सो अगर मैं बैक करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ कितना पोर्शन रह गया है हाउ वेब वर्क्स में, सिर्फ HTTP इन डिटेल का हम एक बार चेक कर ही लेते हैं। HTTP इन डिटेल का हमारे पास हेडर्स हो गया है, कुकीज़ और मेकिंग रिक्वेस्ट रह गया है। इसको हम कल कंप्लीट करेंगे। कल जब ये हमारा हो जाएगा हमारे इसमें वेब हाउ वेब वर्क्स कंप्लीट हो जाएगा। इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी में मैं ऑफेंसिव सिक्योरिटी करवा चुका हूँ, डिफेंसिव सिक्योरिटी करवा चुका हूँ। इसके बाद हम करियर इन साइबर करेंगे और लाइनक्स फंडामेंटल्स पार्ट 3 करेंगे। इनकी इंडिविजुअल वीडियो आ जाएगी, हमें सेशन में अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंडिविजुअल वीडियोस को ज़रूर चेकआउट करना। जब आपको ये चीज़ें पता चल गई उसके बाद मैं आपको ना नेटवर्किंग के बारे में हम साथ साथ देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आपको कोर नेटवर्किंग पता ही होनी चाहिए चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए। ये चीज़ें हम स्टार्ट कर देंगे साथ साथ, बट इसके बाद हम कुछ चीज़ें भी करेंगे। सो
यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपको स्ट्रीक बनानी बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देख सकते हो कि कल मैंने 32 क्वेश्चंस किए थे, आज मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं किया है, तो मुझे एटलीस्ट एक क्वेश्चन करना ही है। अभी मैं यहाँ पर कोई भी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देता हूँ। कंप्लीट बिगिनर, ओके, मेटास्प्लॉइट मेटाप्रेटा, किसी भी एक को अभी मैं अटेम्प्ट कर देता हूँ ताकि मेरी स्ट्रीक बनी रहे। ओके, सो अभी मेरी स्ट्रीक इंक्रीज हो गई है, बट इसके बाद मैं और भी रूम्स सॉल्व करूँगा। मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं रूम्स करना स्टार्ट कर देता हूँ। इतना पोर्शन क्लियर है आप सभी को? क्लियर है तो एक बार आप लोग यस लिख दो ताकि मैं फिर आगे बात कर पाऊँ। ओके, सो जब आपको ये पोर्शन पता चल जाता है उसके बाद मैं थोड़ा सा आज बात करता हूँ बग बाउंटी के बारे में। देखो, बग बाउंटी क्या होती है, किसको पता है किसको नहीं पता? जस्ट आप लोग यस और नो करके आप मुझे बताएंगे। आप लोग यस नो करके बता सकते हैं। शाश्वत कह रहे हैं उनको नहीं पता। ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत सिंपल सी चीज़ है। एक्सकालिड्रो पर हम चलेंगे एंड बग बाउंटी को समझेंगे। सो हम चलते हैं यहाँ पर। तो हम एक सिनेरियो लेकर चल रहे हैं। सिनेरियो ये है कि मेरे पास एक कंपनी है abc.com। ये एक कंपनी का डोमेन है, ठीक है। इसके अंदर उनके बहुत सारे काम चलते हैं। अब जो हमारे पास किसी भी कंपनी के रिसोर्सेज जो कंपनी को फ़ायदा देते हैं, हम उनके लिए किस टर्म का इस्तेमाल करते हैं? एसेट। फर्स्ट टर्म आपको क्लियर है? एसेट क्या होता है वो चीज़ आपको पता चल गया, येस और नो, कि कंपनी को जिस चीज़ से फ़ायदा होता है हम उसको क्या बोलते हैं? एसेट। अब abc.com ये किसी कंपनी का एसेट है। अब मान के चलो कि अब ये कंपनी कुछ अच्छा काम करती है, ठीक है। अब अगर ये कंपनी कुछ काम करती है, ये कंपनी फ़ायदे में है, तो इसका मीनिंग क्या है कि इस कंपनी के ऊपर पैसे के से रिलेटेड ट्रांजैक्शन भी हो सकती है। देन दुनिया में एक हैकर एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है एक्स। अब ये एक्स क्या है? ये हम मान सकते हैं कि इट्स लाइक अ बैड हैकर। अब एक्स क्या कर सकता है? एक्स इस abc.com को हैक करने का ट्राई कर सकता है, ठीक है। इतना पोर्शन आपको समझ आ गया। जनरली बैड हैकर्स को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ब्लैक हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर क्या होते हैं? जिनका हैकिंग करने का इंटेंशन बुरा होता है। सिमिलरली अगर एक ब्लैक हैट हैकर है, उसका एसेट है abc.com, तो इसके बाद क्या होगा? वो तो इसको अगर हैक कर लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तब कंपनीज ने ये चीज़ सोची कि यार अगर हैकिंग होनी ही है तो क्यों ना हम अपने सिस्टम्स को हैक करवाएं। अब आप कहोगे ये क्या चीज़ है? अब दूसरा एक और हैकर एग्जिस्ट करता है जिसको हम बोलते हैं वाई, और इसको मान सकते हैं कि ये है गुड हैकर। अब इस अच्छे हैकर को और बुरे हैकर को सेट ऑफ स्किल्स सेम ही आने चाहिए, ठीक है। बट मेन जो फ़र्क क्या है वो है इनके इंटेंशन का। ये कौन सा होगा आपका? वाइट हैट हैकर। अब वाइट हैट हैकर क्या करता है? इसका भी वाइट हैट हैकर का भी क्या है? सेम काम है, एसेट को हैक करना। बट क्या जब ये एसेट को हैक कर रहा है वो कंपनी का नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है? नहीं। ये क्या करेगा? ये कंपनी को एक रिपोर्ट बना के देगा कि आपकी कंपनी इस तरीके से हैक हो सकती है। ये कंपनी को उनके बग्स के बारे में बताएगा, ये कंपनी को उनके वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में बताएगा कि किस तरीके से कंपनी हैक हो सकती है।
बट क्वेश्चन ये है कि क्या गारंटी है कि ये हैकर ये कुछ बैड इंटेंशन से काम ना करे, ठीक है, या फिर ये कंपनी को धोखा ना दे। तो इनके बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, उनको आप यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हो कि वो ना बग हंटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। अब बग हंटिंग प्लेटफॉर्म्स क्या चीज़ होती है इसको हम समझते हैं। अब आप इसको समझ सकते हो कि इट्स लाइक ये इंटरमीडिएरी टर्म है जो कि क्या करती है, ये ना कंपनी को और हैकर्स को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होने देती। ये क्या करती है, ये अपने थ्रू पास ऑन करवाती है कि अगर हैकर्स को हैक करना है तो वो इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। हैकर्स को जो पैसे मिलेंगे, जो रिसोर्सेज हैकर्स को मिलेंगे, जिस चीज़ की परमिशन है हैक करने की, जिस चीज़ की परमिशन नहीं है, जितना भी लीगल वे है, वो सारा का सारा लीगल वे कौन सी कंपनी संभालती है, वो ये इंटरमीडिएरी कंपनी संभालती है जो कि एक हैकर और उस कंपनी के बीच में है। ये समझ आया कि बग हंटिंग प्लेटफॉर्म करते क्या है। देखो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। सो अब जब आपको ये चीज़ पता चल गया कि बग हंटिंग जो प्लेटफॉर्म है वो इनके बीच में आते हैं, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म्स क्या चीज़ संभालते हैं, ये प्लेटफॉर्म सारा का सारा आपका रिपोर्ट्स को संभालते हैं। रिपोर्ट्स के बाद ये लीगल चेक करते हैं, ठीक है। देन ये डिस्क्लोजर को संभालते हैं कि आपकी रिपोर्ट बिना आपको बताए, बिना कंपनी से पूछे किसी हैकर ने डिस्क्लोज तो नहीं कर दी जिससे कंपनी का नुकसान हो सकता है। उसके बाद मोनेटरी टर्म्स पे ये रिवॉर्ड भी देते हैं हैकर को, ठीक है। एंड इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि एक बग हंटिंग प्लेटफॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ही जो प्लेटफॉर्म्स फॉलो अप करते हैं उससे एक हैकर पता लगा सकता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है या बुरा प्लेटफॉर्म है। बुरा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है कि जिसने रिपोर्ट्स तो एक्सेप्ट कर ली पर आपको पैसे ही नहीं दे रहा, या जिसने क्या किया कि रिपोर्ट्स तो एक्सेप्ट कर ली पर उसमें क्या है कि कोई इंसान उसके रिपोर्ट्स को लीक कर रहा है। रिसेंटली ऐसा हुआ था, बग क्राउड या हैकर1 इन दोनों में से किसी एक प्लेटफॉर्म पे उनका एम्प्लॉय रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट कर रहा था, देन वो बाउंटीज नहीं दे रहा था और वो उन रिपोर्ट को थर्ड पार्टी को बेच रहा था। तो जैसे ये चीज़ पता चली उन्होंने इस चीज़ को डिटेक्ट किया एंड जितना भी डैमेज को रोका जा सकता था उन प्लेटफॉर्म्स ने ट्राई आउट किया। तो ये जो बीच में प्लेटफॉर्म्स आते हैं ये होते हैं आपके बग हंटिंग प्लेटफॉर्म्स। इसका एग्जांपल हमने बात करा था, बग क्राउड है, हैकर1 है, इंटीग्रिटी है, हंटर डेव है। उसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। आपको जस्ट गूगल पे जाना है एंड आपको सर्च करना है बग हंटिंग प्लेटफॉर्म्स, आपको बहुत मिल जाएंगे। नहीं तो आपको ट्विटर पर जाना है, आपको ट्विटर पे भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। बहुत सारे हैकर्स किन प्लेटफॉर्म पर हैक करते हैं वो आपको पता चल जाएगा। क्या आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर मिला, व्हाट इज बग बाउंटी? अब बाउंटी क्या चीज़ है, बहुत लोगों को ये नहीं पता कि आखिर बाउंटी क्या चीज़ है। बाउंटी बेसिकली वो पैसा है, वो फ़ायदा है जो कि एक हैकर को मिलता है। बग क्या चीज़ है, वो कमी है, ठीक है, जिसकी मदद से चीज़ें हैक की जा रही हैं, ठीक है। बग क्या है, एक प्रोग्राम को जिस तरीके से बिहेव करना चाहिए वो उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहा, उसको हम बग बुलाते हैं। इज इट क्लियर? आपको ना डॉट्स को कनेक्ट करना है आपस में, ठीक है। आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे, अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग डेफिनेशंस मिल जाएंगी, बट मैं आपके माइंड में डॉट्स को छोड़ना हूँ ताकि आप डॉट्स को खुद कनेक्ट करो और आपको चीज़ें समझ आए, ठीक है। मैं आपको साफ साफ क्लियर कर रहा हूँ, एक अच्छे हैकर में और एक बुरे हैकर में सिर्फ किस चीज़ का फ़र्क है, इंटेंशंस का। जितनी ज़्यादा स्ट्रोंग आपकी स्किल्स है उतने ज़्यादा चांसेस है कि आप काम कर पाओगे, आप इस इंडस्ट्री में टिक पाओगे। एंड इस इंडस्ट्री में सिर्फ बग बाउंटी नहीं, ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी में मेजर साइड्स कौन सी हैं? दो, एक है ऑफेंसिव, एक है डिफेंसिव। इसके बारे में मैं ऑलरेडी 2 रूम्स में बात कर चुका हूँ। अब इनसे रिलेटेड एक तीसरा रूम आएगा जिसको हम बोलेंगे करियर्स इन
साइबर सेक। इज इट क्लियर गाइज? अगर आपको क्लियर है तो आप जल्दी से यस या नो लिख सकते हैं। सो मेन पोर्शन इतना ही था। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी चीज़ जो आपको समझ नहीं आती, तब आप जा सकते हैं बेटर कॉल मानो पर। यूट्यूब पर हम अवेलेबल हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, ट्विटर पर हैं, लिंक्डइन पर हैं, ठीक है। नहीं तो बेटर कॉल मानो वाली वेबसाइट पर आप जा सकते हो। आपको कोई भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको 100 डेज ऑफ हैकिंग चैलेंज करना है। सो आज के लिए इतना ही। मैं एक बार रिकॉर्डिंग है मैं उसको स्टॉप कर रहा हूँ, एंड इसके बाद हम देखते हैं अगर हमें कोई डिस्कशन करना है या नहीं करना। अगर आपको को अभी भी डिस्कशन करना हो तब आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।